जैसे हमारे यहाँ पे बिग बॉस एक टीवी शो है। Keep your voice down. मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? इसी शो का बाकी कंट्रीज में जो वर्जन है उसका नाम है बिग ब्रदर। ये भी कह सकते हैं कि हमारे वालों ने कॉपी मार दिया, बिग बॉस बना दिया उसका। खैर जोक्स अपार्ट, तुम्हें शो का कॉन्टेक्स्ट पता ही है, मुझे वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। 2002 में बिग ब्रदर ब्राजील के सेट पर सिदा मोरिस नाम के एक पार्टिसिपेंट को अचानक से ये फील होता है कि कोई उसे आवाज दे रहा है, कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा है। Ué, eu ouvi meu nome. Cida? Cida? Aonde? 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 Quem tá chamando? É na casa? सिदा काफी कंफ्यूज हो जाती है और शॉक हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है, क्योंकि उसे ये आवाज उसकी सिस्टर की आवाज जैसी साउंड हो रही थी। सिदा काफी देर इसी तरह कंफ्यूज रहती है और फाइनली पास में एक और पार्टिसिपेंट थी जिससे वो पूछती कि क्या उसने उसे आवाज दी थी, जिसका वो रिप्लाई करती कि हाँ मैंने ही आवाज दी थी। ये सुनकर सिदा फाइनली थोड़ा काम डाउन हो जाती है। Vem cá. É você que tá chamando? É. Ai, que susto. Ainda bem que você chamou. सिदा के वहां से जाने के बाद वो पार्टिसिपेंट एक तीसरे पार्टिसिपेंट को ये पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन करती है और वो उसे बताती कि कैसे वो वियर्ड बिहेव कर रही थी काफी ज्यादा, और वो ये भी बताती है कि उसने उसे आवाज एक्चुअली में दी ही नहीं थी, उसने सिर्फ उसे काम डाउन करने के लिए झूठ बोला था। Ela levantou. Quem tá me chamando? Quem tá me chamando? Da produção? Quem tá me chamando? Tá tentando gritar não. Pode gritar aqui no espaço? Sim. Aí eu fiquei vendo aquilo, ela tentar e... Como disse quem tá me chamando? Aí eu chamei. Ela, oi. Ai, que bom. Foi você que tava me chamando? Eu era? Ou não era? Aí ela, ai, que estranho, porque eu confundi sua voz com a voz da minha irmã. Parecia que era minha irmã que tava me chamando. बट बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती है। ये सब कुछ होने के कुछ देर बाद शो का क्रू सिदा को इन्फॉर्म करता है कि ये सब कुछ जब उसे फील हो रहा था, उसे ये आवाजें आ रही थी, उसके आधे घंटे पहले ही उसकी ये सिस्टर जिसे कैंसर था उसकी डेथ हो चुकी है। एंड दिस एवरीवन मेक्स इट वन ऑफ द डार्केस्ट थिंग्स दैट हैपेंड ऑन टेलीविजन। तुमने न्यूज चैनल्स पे एंकर्स को लड़ते, झगड़ते, चीखते, चिल्लाते, हर तरह से न्यूज टेलीकास्ट करते देखा होगा। कभी कभी तो हाथापाई भी हो जाती। बट 1987 में एक न्यूज रिपोर्टर को लाइव गन पॉइंट पे न्यूज टेलीकास्ट करना पड़ा। KNBC टीवी पर डेविड हॉरोविट्स आफ्टरनून का दोपहर का एक लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था। तभी अचानक से एक अननोन आदमी स्टूडियो में घुस जाता है और उसके सर पे एक गन तान देता है और उसे गन पॉइंट पे एक न्यूज रीड करने बोलता है, एक लेटर रीड करने बोलता है। आई मीन लेटर तो नहीं एग्जैक्टली, बट एक स्टेटमेंट रीड करने बोलता है। बट इसी पॉइंट पे चैनल ऑफ एयर चला जाता है। सो टीवी पे देख रहे लोगों को सिर्फ इतना दिखता है कि एंकर गन पॉइंट पर है। That's it. Because, you know, one of the nicest things about shopping by mail order... Pardon me? What is this? Let me see what it says. All right. All right, well, let me read this. Folks, we have someone on the set who's standing here and would like me to read this copy which was just handed to me. You want to tell me your name or not? What is it?
And Gary, where are you from? इस लेटर में लिखा हुआ था कि कैसे उसका जो बायोलॉजिकल फादर है वो एक्चुअली में एक क्लोन है जिसे CIA और एलियंस ने बनाया है। और भी कई अजीबोगरीब चीजें लिखी हुई थी, जैसे कि वो डिमांड कर रहा था कि UFO से रिलेटेड सीक्रेट फाइल्स को रिलीज किया जाए। फाइनली लेटर की लास्ट लाइन में उसने ये लिखा हुआ था कि उसके पास जो गन है वो एक टॉय गन है जिससे वो किसी को हार्म नहीं कर सकता। Federal protection for my family and these involved. There is no way I can harm anyone with this empty BB gun. लेटर ऑन ये पता चलता है कि ये जो आदमी था वो मेंटली अनस्टेबल था, एटलीस्ट बताया तो यही जाता है। पर काफी लोगों का ये भी मानना था कि ये जो एक्सप्लेनेशन है वो सिर्फ एक कवर अप है, क्योंकि कैसे कोई मेंटली अनस्टेबल आदमी एक पूरे स्टूडियो को टेक ओवर कर सकता है इतने स्ट्रेटेजिक वे में। बहुत सोचने वाली बात है। और वो लास्ट में बड़े कामली सरेंडर भी कर देता है। ये तो ऑनेस्टली जानकर मुझे भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। खैर ये सब कुछ हो रहा था स्टूडियो के लोगों के लिए, बट उन लोगों का सोचो जो टीवी देख रहे थे। Police say that all of their 911 lines lit up as television viewers watched what was happening and called to tell police what was happening. इमेजिन तुम टीवी देख रहे हो और उसी टाइम पर कोई आके एंकर को गन पॉइंट पे रख दे और चैनल वहां पे ऑफ एयर चला जाए। ये जो लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट और सस्पेंस है ना, ये एक बहुत क्रीपी सिचुएशन है। और अब ये सोचो कि अगर जो लेटर है वो ऑन एयर रीड हो जाता तो बहुत ज्यादा डार्क सिचुएशन हो सकती थी, क्योंकि अभी तो चलो हमारे पास में इंटरनेट है तो टीवी की कोई वो वैल्यू नहीं है। बट इमेजिन करो 1987 और वहां पर कोई आए और गन लेकर बहुत ही सीरियसली एक लेटर रीड करे, तो फिर जो सिचुएशन हो सकती है, जो पैनिक और जो मास हिस्टेरिया क्रिएट हो सकता है उस टाइम पे, वो अनइमेजिनेबल है। लेट 90s और अर्ली 2000 का जो एरा था वो WWE का सबसे ब्राइटेस्ट एरा माना जाता है। बट इस ब्राइटेस्ट एरा के कुछ दिन काफी डार्क भी थे। इन्हीं कुछ डार्क दिनों में से जो सबसे इनफेमस इंसिडेंट है वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। 23 मई 1999 को WWE का ओवर द एज पेपर व्यू लाइव इवेंट था, जिसमें गॉडफादर वर्सेस ब्लू ब्लेजर एक मैच था। अब जो ब्लू ब्लेजर है वो स्टेज नेम था ओवेन हार्ट नाम के एक रेसलर का। अब इस मैच में ओवेन हार्ट की एंट्री को ड्रामेटिक बनाने के लिए WWE डिसाइड करता है कि वो उसे एरेना के टॉप से रिंग में नीचे लाएगा एक हार्नेस और रोप के हेल्प से। बट मैच शुरू होने के पहले ही सीन कट हो जाता है एक स्टिल इमेज पे और ये अनाउंस हो जाता है कि वी हैव बिग प्रॉब्लम्स। A very spectacular superhero-like entrance from the rafters, and something went terribly wrong here. एंट्रेंस के वक्त ओवेन हार्ट का हार्नेस मिड एयर में ही स्नैप कर जाता है और वो नीचे जाकर गिर जाता है रिंग में ऑलमोस्ट 80 फीट से। खैर एग्जैक्टली स्नैप नहीं हुआ था हार्नेस, बट उससे रिलेटेड काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी बाद में। बट अभी के लिए तुम इतना समझ सकते हो, इस पूरे इंसिडेंट में अनफॉर्चुनेटली ओवेन हार्ट की डेथ हो जाती है। Owen Hart was set to make an entrance from the ceiling. And he fell from the ceiling. And I have the unfortunate responsibility to let everyone know that Owen Hart has died. Owen Hart has tragically died from that accident here tonight. तो टेक्निकली देखा जाए तो ये टेलीविजन पे टेलीकास्ट नहीं हो पाया, मतलब एग्जैक्ट मोमेंट जो है, एग्जैक्ट फुटेज जो है वो टेलीकास्ट नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने एन मौके पर सीन को कट कर दिया था। बट ऐसा कहा जाता है कि WWE के आर्काइव में अभी भी ये फुटेज है, कहीं ना कहीं सीक्रेटली रखी हुई है, विद अ वार्निंग कि ना तो इसे कभी डिस्ट्रॉय किया जाए और ना ही कभी टेलीकास्ट किया जाए। 20 जनवरी 1986 को अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम का सबसे डार्क दिन था। इस दिन नासा ने उनके स्पेस शटल चैलेंजर को स्पेस में भेजा था, या फिर मैं कहूँ कि एटलीस्ट प्लान तो यही था। खास बात यह थी कि स्पेस शटल के लॉन्च को काफी ज्यादा मीडिया अटेंशन मिली थी, काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हुई थी इसकी। इसके पीछे दो रीजन थे। एक तो यह था कि स्पेस शटल का जो मेन मिशन था वो ये था कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट को डिप्लॉय करेगा और हेलिस कॉमेट को स्टडी करेगा, प्रीटी स्टैंडर्ड टाइप के मिशन। दूसरा रीजन जो था वो ये था कि ये पहला स्पेस प्रोग्राम था जिसमें पहली बार कोई सिविलियन जाने वाली टीम का हिस्सा था। क्रिस्टा मैकॉलिफ एक स्कूल टीचर थी जो कि स्पेस शटल में जाने के लिए सिलेक्ट हुई थी। अब क्योंकि ये प्रोग्राम को इतना ज्यादा मीडिया अटेंशन मिली थी, इसके लॉन्च को भी बड़े लेवल पर टेलीकास्ट किया गया था। अमेरिका के सभी स्कूल्स के बच्चों को एक साथ इस लॉन्च को दिखाया गया था। 11:39 AM को चैलेंजर लॉन्च होता है और ठीक 73 सेकेंड्स के बाद मिलियंस ऑफ पीपल जो कि इस लॉन्च को देख रहे थे, उनके आंखों के सामने ये मिड एयर में ही एक्सप्लोड हो जाता है। We'll throttle down to 65% shortly. Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells, 3 good APUs.
velocity 2257 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles, downrange distance 3 nautical miles. Engines throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go with throttle up. Challenger, go with throttle up. 1 minute 15 seconds. Velocity 2900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. ऐसा माना जाता है कि जिस चेम्बर में एस्ट्रोनॉट्स थे वो अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, बट इट वाज द इम्पैक्ट जो कि उनके चेम्बर का हुआ था ओशियन से, विच किल्ड द एंटायर क्रू व्हाइल मिलियंस वॉच्ड इन डिसबिलीफ। 1984 में एक टीवी शो था जिसका नाम था लाइव फ्रॉम हर मैजेस्टी। ये टेलीकास्ट हो रहा था लगभग 12 मिलियन लोगों को। नाउ ऑनेस्टली 12 मिलियन एक बहुत बड़ा नंबर है। ये लोग उस शो को देख रहे थे हंसने के लिए, एंटरटेन होने के लिए। इसी शो में टॉमी कूपर जो कि एक प्रॉप कॉमेडियन और मैजिशियन था वो परफॉर्म कर रहा था। अब टॉमी कूपर का जो मेन कॉन्सेप्ट था एक्ट का वो ये था कि ही इज अ मैजिशियन जिसकी हर ट्रिक फेल होती है टू मेक पीपल लाफ। परफॉर्म करते करते टॉमी को लाइव टीवी पर ही हार्ट अटैक आ जाता है और जिस तरह का उसका एक्ट था उस कारण से लोगों को लगा कि वो एक्टिंग कर रहा है, उन्हें हंसाने की कोशिश कर रहा है। शो के बीच में टॉमी स्टेज पर बैठ जाता है जैसे कि वो गिरने की, सोने की एक्टिंग कर रहा हो, जिस पे ऑडियंस हंसने लगती है, थिंकिंग की एक्ट का पार्ट है। बट ऐसा नहीं था, टॉमी को लाइव टेलीविजन पे हार्ट अटैक आ रहा था। – 2011 में लॉरेन गिडिंग नाम की एक लॉ स्टूडेंट अचानक से गायब हो जाती है। उसकी फैमिलीज के मैसेजेस और टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं दे रही थी काफी दिन से। यूजुअली जब वो कॉल मिस कर दिया करती थी तो उन्हें कॉल बैक या फिर टेक्स्ट कर दिया करती थी, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। 3-4 दिन इसी तरह से बीत जाते हैं और फाइनली उसकी सिस्टर पुलिस से कॉन्टेक्ट करती है और एक सर्च शुरू हो जाता है उसे ढूंढने के लिए। फाइनली पुलिस को उसके अपार्टमेंट के पीछे वाले ट्रैश कैन में से कुछ बॉडी के पीसेस मिलते हैं, बट अभी भी कुछ कंफर्म नहीं हुआ था। और अब आ रहा है हमारा असली क्रीपी पार्ट, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही एक न्यूज चैनल उसके क्लासमेट स्टीवन मैकडैनियल का इंटरव्यू लेते हैं और उससे वो पूछते हैं कि क्या उसे पता है कि लॉरेन कहाँ पर है, जिसका वो जवाब देते हैं कि उसे नहीं पता वो कहाँ पर है, किसी को नहीं पता वो कहाँ पर है, मे बी उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। और यहीं पर रिपोर्टर उसे बताती है कि एक बॉडी रिकवर हुई है उसके पीछे वाले ट्रैश कैन में से। और इस पर स्टीवन एकदम शॉक हो जाता है, एकदम सैड हो जाता है, उसकी आईब्रोज चढ़ जाती है, उसका मुंह खुला रह जाता है, वो एकदम शॉक रह जाता है तब सुन के। We just don't know where she is. What about in the parking lot area? I know they've been doing a lot of. I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Body? Had you seen anything there? Had you seen anything there? I mean, we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like they took out a body there earlier. We don't know if it's the same person or not. So that's how we're trying to ask people if they know who lived there. Are you okay, sir? I think I need to sit down. Okay. और यार नॉर्मल बात है, किसी को उसके क्लासमेट के बारे में ऐसा कुछ सुनने मिलेगा तो होगा ही, राइट? तुम्हारे जैसे सबको यही लगा था, बट ऐसा नहीं था। इंस्टेड दिस इंटरव्यू टर्न्ड आउट टू बी द क्रीपीएस्ट इंटरव्यू दैट हैपेंड ऑन टेलीविजन। इस वीडियो की क्रीपी बात ये थी कि स्टीवन वाज द किलर हिमसेल्फ। दिस वाज द इंटरव्यू जिसके बाद उसके जवाब और उसके बॉडी लैंग्वेज में काफी सारे डाउट्स हुए पुलिस को, और जब उन्होंने उसे इन्वेस्टिगेट किया फाइनली ही गॉट अरेस्टेड। इस पूरे वीडियो से एक बात तो हमें क्लियर हो जाती है कि लाइव टीवी इज नो जोक। वहाँ कुछ भी हो सकता है। हम कितना ही स्क्रिप्ट कर लें किसी शो को, अगर वो लाइव है देयर इज ऑलवेज अ चांस कि कोई मिसहैप, कोई क्रीपी चीज, कोई डार्क चीज हो सकती है।